हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कृष्णा पटेल आप सभी का विनर्स ऑनलाइन स्कूल में स्वागत करता हूं। और मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथ्स, जिसमें मैथ्स में होने वाली है हमारी अगली क्लास, जिस क्लास का नाम रहेगा हमारा क्लास नंबर 5। इस क्लास नंबर 5 में हमारा हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट में बातें करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है हमारा, इसमें रहने वाला है हमारा वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या से संबंधित हमारे कुछ क्वेश्चंस रहे थे। तो आइए उन क्वेश्चंस पे हम लोग बातें करते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे रहेंगे 1.2 से संबंधित। 1.2 से संबंधित हमारे कुछ क्वेश्चन रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं इजी तरीके से। तो क्वेश्चन रहेगा हमारा 6 प्लस रूट 2 वाला क्वेश्चन जो है, 6 प्लस रूट 2। 6 प्लस रूट 2 जो है हमारा, यहां हम करेंगे कि माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। कहने का मतलब ये है कि हमें ये जो नंबर दिया गया है 6 प्लस रूट 2, ये तो अपरिमेय हमको सिद्ध ही करना है। कल की क्लास में हमने यही चीजें सीखी थी कि ये जो प्रश्न है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो प्रश्न है हमारा अपरिमेय संख्या ही है। वैसे तो हमने पहले भी इसको जान लिया था कि रूट 2 जो है अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसमें अगर 6 वाली परिमेय संख्या को जोड़ दें, परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या को जोड़ दें तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसमें कहेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में हम इसमें लिखेंगे, अगर हम इसको ऐसा लिख देंगे 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू ए अपन में बी। हमने यहां पर ऐसा लिख दिया 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू ए अपन में बी। और यहां हम लिखेंगे कि ए और बी पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्या है और b नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि परिमेय संख्याओं के केस में b नहीं होता है 0। तो b नहीं होना चाहिए 0 तथा a और b तथा सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन हो गई। इस बात को सारे क्वेश्चंस में हम लोग ये वाली लाइन लिख रहे हैं। सारे क्वेश्चन में यही वाली लाइन हमको बार बार चलानी है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में हमको सबसे पहले यही लिखना है कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या, इसका अपोजिट मानना है हमको। दूसरी लाइन में हमको ये वाली लाइन चलाएंगे। उसके बाद में अगली लाइन से हम लिखेंगे यहां पर a अपॉन में b, यहां रहेगा आपका रूट 2 और ये जो 6 है प्लस में जुड़ा हुआ तो ये चला जाएगा इधर माइनस में। कहां जाएगा? माइनस में। मैंने आपको कल बताया था कि पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि अगर कोई नंबर आपके पास 5 प्लस x है और यहां पर 9 अगर है तो आप क्या करें कि इस 9 से इस 5 को माइनस कर दीजिए। ये जो 5 है इस नंबर से एडिशन पार्ट में, तो वो उधर सब्ट्रैक्शन पार्ट में चला जाएगा। ओके, तो इस टाइप से 6 उधर चला गया। उसके आगे हम लोग बात करें इस पे, इसके नीचे कुछ नहीं तो हमने 1 ले लिया। तो रूट 2 इज इक्वल टू, यहां पर कैलकुलेशन अगर हम करेंगे b वन जा b करेंगे तो b हो जाएगा a माइनस 6b। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी आ गई। यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहां से हम इस सवाल को शॉर्ट आउट कर देंगे। थोड़ी बहुत थ्योरी हमको लिखनी है यहां पर। और यहां पर हमने एक शब्द लिखा है कि ये जो है सहभाज्य संख्या जो है, इनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो को प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो कितना होता है? इनका HCF होता है 1 होता है। कितना होता है? 1। अब कहने का मतलब हमने a और b को क्या माना है? हमने a और b को सहअभाज्य संख्या भी माना है। तो सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है या उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। कहने का मतलब यह है कि a और b जो है, यहां पर फॉर एग्जाम्पल एक संख्या अगर हम ले लें 15 ले लें और अगली संख्या अगर हम यहां पर ले लें 8, तो यहां पर 15 और 8 ये दोनों किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है सिवाय 1 के। 15 और 8 सिर्फ और सिर्फ 1 से ही विभाजित है। तो आते हैं हम इस सवाल को डिटेल में, आपको इन चीजों को लिखना है। आगे हम बढ़ते हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में
समीकरण 1 में यहां पर जो हमने एक नंबर लिया है, यहां पर समीकरण नंबर 1 में ये वाला जो हमने नंबर लिया है a माइनस 6b अपॉन में b, a माइनस 6b अपॉन में b जो है ये एक परिमेय संख्या है। a माइनस 6b, a माइनस 6b अपॉन में b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में उसके इस वाले पार्ट में अगर हम देखें, इधर LHS और ये वाला पार्ट RHS, तो LHS में अगर हम देखें तो √2 लिखा है, यहां पर करणी 2 लिखिए, तो इसे हम कहेंगे कि करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो करणी 2 √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बात हम यहां पर लिखेंगे। अब हुआ क्या कि हमने सबसे पहले अगर देखें, हमने क्या किया कि सबसे पहले तो हमने इस नंबर को क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। मानने के बाद में हमने इसकी डिटेल वाली जानकारी, एक स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारियां लिख दी, 6 को उधर लेके चले गए, थोड़ा बहुत यहां पे हमने कैलकुलेशन किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बाद में हम यहां पर हर एक चीज को डिटेल लेके चलेंगे। ये वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया, इस वाले पार्ट को हमने बोल दिया कि ये वाला जो है पार्ट, इधर वाला ये परिमेय संख्या है, और उधर तो करणी 2 एक आपकी एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमने करणी 2 का एक सवाल भी किया था कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ये बात हम कहां से लिख सकते हैं, प्रमेय से लिख सकते हैं। कहां से लिख सकते हैं, प्रमेय से। कहां से, प्रमेय से, ये वाली बात हम कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है अपरिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं कभी भी अपरिमेय संख्याओं के बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं जो है वो कभी भी अपरिमेय संख्याओं के बराबर नहीं होती है। आगे हम चलते हैं। तो इस तथ्य में हमने क्या हुआ है, इस तथ्य में विरोधाभास है, इस तथ्य में विरोधाभास है, विरोधाभास है। हमने गलत कल्पना की है, हमने गलत कल्पना की है, हमने गलत कल्पना की है। अतः वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस क्वेश्चन में। अतः जो आपका प्रश्न था वही लिखेंगे। अतः 6 प्लस √2, अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आप दें। सारे क्वेश्चन को इस टाइप से ही आपको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। बार बार आप लिखने की प्रैक्टिस करिए। जिस स्टेप में आपको प्रॉब्लम है उस स्टेप को थोड़ा सा अलग लिखिए कि यहां पर मुझे दिक्कत है, तो आपकी वो स्टेप्स मजबूत होगी। तो डिटेल में इन चीजों को आपको मैंने बताया भी है, हर चीजों को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा उदाहरण रहेगा। उदाहरण जो है हमारा ये रहा। अगला जो प्रश्न है उदाहरण नंबर 6, यहां पर दिया गया है कि 5 माइनस करणी 3, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी इर्रेशनल नंबर। ये वाला जो नंबर है, ये वाला एक इरेशनल नंबर है। तो हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो हम करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। इस नंबर को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे माना 5 माइनस करणी 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। वही लाइन हम बार बार चलाएंगे, इसके जस्ट विपरीत वाली लाइन चलाएंगे।
अपरिमेय दिया है तो हम लिखेंगे परिमेय लिखेंगे, हमने मान लिया कि परिमेय है। उसके बाद में हम इस संख्या को लिखेंगे 5 माइनस रूट 3 इजिकल टू ए अपॉन में बी। यहां पर भी हम लिखेंगे ए और बी पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या है, संख्याएं हैं। हाँ, और बी नहीं होना चाहिए 0। फिर आप लिख देंगे तथा सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या, संख्याएं है। इस प्रकार से आप इसे लिखें। उसके बाद में ये जो √3 है, यहां पर कुछ बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम रहते हैं, प्लस माइनस में यहां पर दिक्कतें आती हैं। तो यहां पर क्या है, माइनस लगा हुआ है। तो आप क्या करें, आप क्या करें यहां पर कि ये जो 5 तो इधर ही रहने दीजिए और a अपन b को इधर लेके आ जाइए। उसके बाद में √3 उधर प्लस में चला जाएगा, माइनस का √3 उधर जाएगा, प्लस वाले में जाएगा। ये जो √3 है माइनस में है, इधर आएगा प्लस में चला जाएगा, और a अपॉन में भी प्लस वाला है तो उधर माइनस में चला गया। उसके बाद आप क्या करें, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर दें। यहां पर इसके नीचे आप ले सकते हैं 1, जिस संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं है तो उसके नीचे 1, हर संख्या के नीचे आप 1 ले सकते हैं। तो b बन जा b, ये ना b एकम b ले लेंगे आप, यहां पे 5 भी हो जाएगा माइनस के a, b बन जा b हो जाएगा, और यहां ले लेंगे आप 5b माइनस में a इज इक्वल टू √3। इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसका नाम हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब यहां पर भी सेम वही प्रोसेस करेंगे। हम ये कहेंगे कि ये जो है 5b माइनस a अपॉन में b, ये कौन सी वाली संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर है। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 5b माइनस a अपॉन b, 5b माइनस a अपॉन b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो कौन सी वाली संख्या थी, हमारी संख्या थी ये वाला जो नंबर है √3, एक अपरिमेय संख्या है। तो √3, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हर लाइन को आप ध्यान रखें, भटकेंगे नहीं, लाइन को चेंज भी नहीं करना है, एज इट इज आप उस लाइन को लिखते रहें। ओके, उसके बाद हम यहां लिख देंगे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। क्या हो लिखेंगे हम यहां पर, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं के बराबर नहीं हो सकती। तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के, परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है, ये दोनों संख्याएं आपस में कभी भी बराबर नहीं होती है, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती रहता है, और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रकार शांत भी होता है और अशांत भी होता है। अगर अशांत होगा तो अनावर्ती होगा। इनका जो डेसिमल एक्सपेंसेशन है, इनको कहते हैं रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंसेशन जो होता है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, या फिर हम कह सकते हैं इनको कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंस। और अपरिमेय संख्या है जिनको हम कहते हैं रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंसेशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंसेशन इनका होता है। आगे हम चलते हैं, यहां पर आगे हम लिखेंगे, हमने गलत कल्पना की है, इस तथ्य में विरोधाभास भी है। हाँ, इस तथ्य में विरोधाभास है, विरोधाभास है, इस तथ्य में विरोधाभास है। हमने गलत कल्पना की है,
हमने गलत कल्पना की है, कल्पना की है। अतः 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 वाली लाइन बहुत जरूरी है। अतः जो संख्या आपकी क्या थी, हमारी संख्या थी कि 5 माइनस रूट 3, अतः 5 माइनस रूट 3, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए आगे हम चलते हैं। अगला एक और प्रश्न है उदाहरण नंबर 7, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो है ये √2 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय साथ के यहां पर ये 3 परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का आपस में हम अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमेशा अपरिमेय ही मिलेगा, ये भी बात ध्यान रखें। अपरिमेय संख्या में से अगर किसी परिमेय संख्या को घटाया जाए तब भी अपरिमेय, जोड़ा जाए तो भी अपरिमेय, मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो भी अपरिमेय संख्या मिलती है। अगर हम इरेशनल नंबर में किसी भी रेशनल नंबर को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें या मल्टीप्लीकेशन कर दें तो भी वह नंबर आपका इरेशनल नंबर ही होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे की तरफ। माना 3√2 क्या लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे। 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये वाली बात लिखेंगे। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। हाँ, अगर हमने इसको परिमेय संख्या माना है, इसको अगर हमने परिमेय संख्या ले लिया है तो परिमेय संख्या के रूप में लिखना भी पड़ेगा। लिखने के बाद में इसकी कुछ परिभाषा लिखेंगे कि ए और बी एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याएं हैं और बी नहीं होना चाहिए 0। ए और बी पूर्णांक संख्याएं हैं और बी नहीं होना चाहिए 0। साथ ही साथ हम लिखेंगे तथा अभाज्य संख्याएं हैं, तथा सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए यहां पर बहुत इजी हो गया अब तो सवाल, अब तो बहुत इजी हो गया सवाल, क्योंकि यहां पर लिखा है 3√2, तो ये जो 3 है माइनस में नहीं जाएगा, ये 3 कहां जाएगा, मैंने आपको कहा था ये जो 3 है ये जाने वाला है आपका कोई अगर नंबर, जैसे मान लीजिए 3x = 9 है और मान लीजिए 3 + x = 9 है, तो मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर 9 के अपॉन में जाएगा और एडिशन वाला सब्ट्रैक्शन में जाएगा। गुणित में जो नंबर है वो बटे में जाएगा और जुड़ने वाला नंबर घटने के लिए जाएगा, ये बात ध्यान रखें। तो यहां पर ये जो हमारा 3 जो है ये कहां जाएगा, √2 से जब जुदा होगा तो कहां जाएगा, बी के पास जाएगा। इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस इक्वेशन फर्स्ट के बाद में हम कुछ डिटेल लाइनें लिखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में, हाँ समीकरण 1 में, समीकरण या फिर इक्वेशन, ठीक है ना, समीकरण 1 में a/3b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये वाली जो संख्या है ये कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके सामने वाली कौन सी है, ये तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि करनी दो को तो हमने पहले सिद्ध कर दिया था कि करनी दो एक अपरिमेय संख्या है। तो करनी दो या √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, ये जो √2 है ना एक रेशनल नंबर है, तो अपरिमेय संख्या है और इसको हम कह सकते हैं, हम इसे कहते हैं प्रमेय से,
प्रमेय से कह सकते हैं हम इस बात को। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे और हम क्या लिखेंगे यहां पर, इस तथ्य में विरोधाभास है, इस तथ्य में विरोधाभास है, इस तथ्य में, इस तथ्य में, ठीक है, इस तथ्य में विरोधाभास है, विरोधाभास है, विरोधाभास है, हमने गलत कल्पना की है, हमने गलत कल्पना की है, कल्पना की है। अतः, अतः वाली लाइन में लिखेंगे, अतः, हाँ, इसके पहले हम ये वाली लाइन लिखेंगे कि ये तो वो हो गई, तो इससे पहले हम एक लाइन और लिखेंगे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहां पर, कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं के बराबर नहीं हो सकती। हाँ, तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या, ये अगर आपने बीच में नॉट इक्वल का साइन लगा दिया तो समझ जाइए आपने सही किया है, ये नॉट इक्वल का साइन लगा दिया। आइए, तो यहां पर हमने लिखा इस तथ्य में विरोधाभास है, हमने गलत कल्पना की है। अतः, अब संख्या कौन सी वाली है, अतः 3 करनी 2, 3√2, अतः, अतः 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अपरिमेय संख्याओं से संबंधित जो भी हमारे सवाल थे वो हमारे समाप्त हुए हैं। पिछले सवालों को आप डिटेल में देखें, इससे पिछली क्लास में हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, उसके बाद में हम लोग आगे आते हैं। और यहां पर चैप्टर नंबर 1 जो है वास्तविक संख्या ना रियल नंबर से संबंधित हमारे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इन ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व करेंगे। बहुत काम देने वाले क्वेश्चंस हैं आपको, क्योंकि 40% आपके पेपर में, लगभग 40% यानी 30 ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में जरूर आएंगे। तो ओवरऑल 75 के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो 40% आपका इस पेपर में से आएगा। तो सॉल्व करते हैं यहां पर क्वेश्चंस को हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार से है कि HCF a और b, LCM a और b का मान क्या है। अगर HCF a भी है और LCM भी a भी है तो इनका मान क्या होगा। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला हमारा पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। हमने पढ़ा था दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर होता है LCM, LCM या HCF कह सकते हैं, HCF इंटू में LCM। ऐसा हमने एक फार्मूला पढ़ा था, इस फार्मूले से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे और वो क्वेश्चन इस फार्मूले को लगाने पे बहुत इजी तरीके से वो क्वेश्चन हो पाए थे। तो देखिए यहां पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आएगा। यहां पर संख्याएं कौन कौन सी है, a और b। यहां पर संख्याएं a और b है तो क्या वो अपॉन में रहती है, क्या वो a और b प्लस में रहती है, क्या a की पावर b में रहती है। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा रहेगा, हम इसको लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। तो वो संख्याएं कौन कौन सी है, a इंटू बी है, तो हम लिख सकते हैं a इंटू बी, वो संख्याएं हम यहां पर लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले को पूरा कंप्लीट अगर हम करें तो HCF ऑफ a और b और इंटू में LCM जो होगा, LCM जो होगा वो भी हमारा a और b का रहेगा। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप का। आपको यहां पर P और Q भी दिख जाए, यहां पर P और Q भी अगर आपको दिख जाए तो यहां हम P और Q लेंगे। ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, पहला ऑप्शन हमारे सवाल का रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संख्या पाई किस प्रकार की संख्या है।
संख्या जो पाई है यह किस प्रकार की संख्या है। हम सभी जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। यह किस प्रकार की संख्या है, यह एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, यह इरेशनल नंबर है पाई। ओके, और पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की जो वैल्यू होती है, कभी कभी हम 22/7 भी लेते हैं। यह तो हमारी एक परिमेय संख्या है, यह तो हमारी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु पाई की वैल्यू को अगर हम देखें, इसका जो दशमलव प्रसार रहता है, इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार नहीं रहता, इसका जो दशमलव प्रसार रहता है अशांत दशमलव और आवर्ती रहता है। परंतु पाई का जो दशमलव प्रसार है वह रहता है, पाई का जो दशमलव प्रसार है वह रहता है अशांत, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती रहता है, अशांत अनावर्ती रहता है। तो पाई किस प्रकार की संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ओके, और पाई के बाद में अगर हम देखें 22/7, तो यह एक हमारी एक परिमेय संख्या है। ओके, तो पाई की जो 22/7 में अगर आप भाग लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे अगर आप, तो यहां पर वैल्यू आपको मिलने वाली है 3.142857, और ये जो नंबर है आपका बार बार रिपीट होता रहेगा। तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार कैसा रहता है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा शांत भी रहता है, और अगर अशांत होगा तो वह अनावर्ती होगा। ओके, तो रेशनल नंबर है ये 22/7, और पाई एक हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सबसे छोटी, क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, कहने का मतलब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ क्या है। मैंने आपको सबसे पहले क्लास में आपको बताया था कि हमारे पास जो संख्याएं रहती है, मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्याओं का भी मैंने आपको लिखा था और भाज्य संख्याओं के बारे में भी मैंने आपको लिखा था। इनकी परिभाषाएं पिछली कक्षा में बताई थी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की हम लोग बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम संख्या होती है। बाकी की सारी संख्याएं विषम संख्याएं होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो चालू होती है 4 से। कहां से चालू होती है, 4 से। अगर इन दोनों संख्याओं का अगर हम एक साथ एचसीएफ निकालें, अगर इन दोनों संख्याओं का हम क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो इस तरीके से आप निकालें। यहां पर 2 का डिवाइड लगाएंगे 1 टाइम, यहां पर 2 का जाएगा, फिर अगेन 2 का जाएगा। तो यहां पर कॉमन नंबर कौन सा वाला है आपका, यहां पर कॉमन नंबर आ रहा है 2, तो सवाल का आंसर आपका आ जाएगा 2। एचसीएफ पूछा था सवाल में, एचसीएफ, एलसीएम पूछेगा तो अलग आंसर रहेगा। एलसीएम भी आपसे पूछ सकता है। सवाल का आंसर क्या रहेगा, सवाल का आंसर 2 रहेगा, क्योंकि यहां पर अगर हम लोग देखें, अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, तो दोनों का हमने क्या निकाला है, एचसीएफ निकाला है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है। इससे संबंधित हमने अभी अभी सवाल एक किया था कि जैसे मान लीजिए कि 3 + √6 वाला हमारे पास एक सवाल आया था, और ये होता है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या, और ये हमारी एक परिमेय संख्या है, परिमेय, परिमेय संख्या है। यह हमारी एक इरेशनल नंबर है, यह हमारा एक इरेशनल नंबर है, यह हमारा एक रेशनल नंबर है, और यह हमारा एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। 3 एक रेशनल नंबर है, तो दोनों का जो सम है वो ऑलवेज, हमेशा के लिए एक रेशनल नंबर ही होगा। एक हमेशा के लिए, इसका उत्तर हमेशा के लिए क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। ओके, तो इस सवाल का जो जवाब है इरेशनल नंबर रहेगा। हाँ, अगर कोई संख्या अपरिमेय संख्या है, अगर कोई संख्या अपरिमेय संख्या है और उसमें कोई संख्या जोड़ भी अगर हम दें,
तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो रहता है वो नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटेड नंबर रहता है, तो उसको और आगे बढ़ा दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, तो वो तो और रफ्तार पकड़ लेगी, और ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए वो क्या होगी, हमेशा के लिए क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही रहेगी। ओके, ना तो आपकी प्राकृत संख्या रहेगी, ना वो पूर्णांक संख्या रहेगी, ना ही वो परिमेय संख्या रहेगी। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हमारा रहेगा डी, जिसका नाम है अपरिमेय संख्या, जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा अगला, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आपके पास एक संख्या आ गई है और संख्या जो है वो आपके पास 625 है। संख्या 625 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 की अधिकतम घात क्या है। कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंडन को हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, और प्राइम फैक्टर्स में 5 की मैक्सिमम पावर क्या है। तो बताइए 625 को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 625 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 625 के हम फैक्टर निकालेंगे यहां पर, और ये नंबर डिवाइड होने वाला है 2 से, तो नहीं होगा। 2 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि 625 में यह एक सम संख्या नहीं है, 6 to 5 एक इवन नंबर नहीं है, और ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा कि 6 और 5 11 और 12 13, टोटल शब्दों इसके अंकों का जो जोड़ है वो 13 हो रहा है। तो 625 3 से भी विभाजित नहीं हो रहा है, ना तो ये संख्या 2 से विभाजित है और ना ही 3 से विभाजित है। 625 जो है ये 5 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, 5 से डिवाइड होगा। ये जो संख्या है 5 से डिवाइड होगी, और ये संख्या 5 से डिवाइड होगी, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 25, 125 बार में ये नंबर आपका डिवाइड होगा। 125, अगर कहने का मतलब अगर हम ये कहें कि 600 है, तो 600 के अगर हम 5 टुकड़े करेंगे तो लगभग 100 से ऊपर चला जाएगा आपका आंसर। ओके, 125 है, मतलब 625 के अगर हम 5 टुकड़े करें तो 125 मिल जाएंगे आपको। तो आगे हम इस सवाल को और सॉल्व करते हैं। तो 5 से हो गया 5 दूना 10 और 5 टू जा 5 दूना 10 और 2 बचा, और 5 5 जा 25। आगे इसको और सॉल्व करेंगे, 5 5 जा 25, अगली स्टेप में 5 1 जा 5। अब बताइए यहां पर सवाल में हमें क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड में 25 की अधिकतम घात मैक्सिमम पावर, हाँ 5 की अधिकतम घात क्या है। तो 5 की यहां पर 625 के जब हमने टुकड़े बनाए हैं तो 5 की अधिकतम घात हो रही है 1 2 3 4, अधिकतम घात 4 है, तो उत्तर आपका 4 आएगा। सवाल में कंफ्यूज के लिए 5 भी दिया गया है तो आप देंगे 4। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके बनते हैं। ओके, तो आप ध्यान दें कि 625 में जो 5 कितनी बार आ रहा है, तो 4 बार आ रहा है, तो आपसे अधिकतम घात पूछी थी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो प्रमेय के अनुसार p किसे अवश्य विभाजित करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थ्योरम हमारी बुक में दी गई है। इस थ्योरम को आप डिटेल में मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। बताइए कौन सा वाला इस सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, अगर कोई संख्या हमारी है, अगर इस कोई संख्या है हमारे पास, कोई अभाज्य संख्या 5 है, तो 5 जो है अगर 25 को विभाजित कर रही है 5 बार में, 5 जो है 25 को विभाजित कर रही है, तो ये 5 किस संख्या से बना है, 25 जो है 25 किस वाले नंबर से बना है, ये बना है 5 के स्क्वायर से बना है। तो 5 के स्क्वायर से बना है, कहने का मतलब ये वाला 5 इस वाले 5 को कैंसिल करेगा। तो हमारी प्रमेय में, हमारी थ्योरम में यही तो लिखा है, हमारी थ्योरम में यह लिखा है p एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है। यदि p आपके a स्क्वायर को विभाजित करे, ये वाला p अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो प्रमेय के अनुसार p किसे अवश्य विभाजित करेगा, किसको डिवाइड करेगा, तो यह आपके a को भी डिवाइड कर देगा अगर p आपका प्राइम नंबर है तो। ओके, अगर p आपका क्या है, p एक अभाज्य संख्या है,
कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। यह एक प्रकार की प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है यह। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम से ही हमने 1.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। जितने भी हमारे √5 वाला क्वेश्चन है, √3 वाला, √2 वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस ही थ्योरम से सॉल्व होते हैं। तो यहां पर सवाल का आंसर क्या होने वाला है? P अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, P अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P a को भी डिवाइड करेगा। तो कहां लिखा है a को भी? सवाल में लिखा है a को भी। कहां लिखा है? a को। C वाला करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ये हमारी क्लास 10th के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से बन रहे हैं। ये क्वेश्चन हर बच्चे को आना चाहिए। ओके, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, दो लगातार सम संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होता है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चंस को अगर बच्चे समझ लें तो उनकी और समझ बच सकती है दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सम संख्या, लगातार सम संख्या, कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है यहां पर। टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात हो रही है। टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात हो रही है। हाँ, टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो 2 और 4, या फिर 4 और 6, या फिर 6 और 8, या फिर आप कहें तो 20 और 22। अब कहने का मतलब ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए? दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो गए, लगातार सम संख्याएं हो गई है। ये वाली 2 भी एक सम संख्या है और 4 भी एक सम संख्या है। 4 सम संख्या है तो उसकी अगली सम संख्या 6 हो गई। 6 एक सम संख्या है तो उसकी अगली संख्या 8 हो गई। 20 एक सम संख्या है तो उसकी अगली संख्या 22 हो गई। कहने का मतलब लगातार दो सम संख्याओं के मध्य अंतर कितने का रहता है? 2 का अंतर रहता है। तो इनका हमसे प्रश्न में क्या पूछा है? HCF पूछा गया है इन सवालों का। HCF पूछा है, आप देखकर ही जवाब दे सकते हैं। HCF किसे कहते हैं? HCF उसे कहते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो दो जो है 20 को 10 बार में डिवाइड करता है और 22 को 11 बार में डिवाइड करता है। 20 को कितनी बार में डिवाइड करता है? 10 बार में डिवाइड करता है और 22 को 11 बार में डिवाइड करता है। यही टू इस 6 को कितनी बार में डिवाइड करता है? इस 6 को डिवाइड करता है 3 बार में, और 8 को करता है 4 बार में। ओके, और यही जो 2 है इस 4 को डिवाइड करता है 2 बार में। 4 को डिवाइड 2 बार में करता है और 6 को डिवाइड कितनी बार में करता है? 3 बार में। 2 जो है इसको 2 बार में डिवाइड करता है और बाकी इसको भी 4 को 2 बार में डिवाइड करता है और 2 को कितनी बार करता है? एक ही बार डिवाइड करता है। तो कहने का मतलब ये है 2 सबसे बड़ी संख्या है जो इन संख्याओं को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। इनसे बड़ी कोई संख्या हो नहीं सकती है। 20 और 22 को डिवाइड करने वाली कोई बड़ी संख्या नहीं है, सिर्फ 2 ही है। आप कहेंगे कि सर 20 और 22 को तो 10 भी तो डिवाइड कर रही है, पर 10 सिर्फ 20 को ही डिवाइड कर पा रही है, 22 को डिवाइड नहीं कर पा रही है यह। ओके, कंप्लीटली पूर्ण विभाजित नहीं कर पा रही है। तो कहने का मतलब सवाल में अगर HCF निकालने का कहें आपको तो यहां पर 2 और 4 का आप निकाल सकते हैं HCF। 2 और 4 का आप HCF निकाल सकते हैं और निकलेगा तो 2 से जाएगा ये 1 टाइम जाएगा ये वाला नंबर, और ये जाएगा 2 से 2 टाइम, फिर 2 से 1 टाइम। तो यहां पर आपका HCF होने वाला है डायरेक्ट। दोनों में अभाज्य गुणनखंड जो है वो उभयनिष्ठ कौन सा वाला नंबर आ रहा है? कॉमन 2 आ रहा है। सवाल का उत्तर 2 रहेगा। सवाल का उत्तर 2 रहेगा। हमेशा HCF क्या रहेगा? 2 रहेगा। आप कोई सी भी संख्याओं का 2 4 का निकाल लीजिए, 4 6 का निकाल लीजिए HCF, या 6 और 8 का HCF, या 20 और 22 का HCF अगर आप निकालेंगे, 20 और 22 का अगर आप HCF निकालेंगे तो भी 2 ही आएगा।
तो भी आपका 2 आएगा एचसीएफ। 20 और 22 का 22 20 और यहां पर 22 का दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपका 2 से गया 10 टाइम, 2 से गया 5 टाइम और 5 से गया 1 टाइम, यहां 2 से गया 11 टाइम और 11 से गया 1 टाइम। तो 20 और 22 में अगर हम लोग देखें 20 और 22 में 20 के जो अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2 गुणित 2 गुणित 5 और 22 में अगर हम लोग बात करें तो यहां बन रहे हैं 2 गुणित में 11। तो कॉमन नंबर 1 टाइम का कौन सा वाला है? यहां पर सिर्फ 2 है, तो 2 हमारे सवाल का आंसर रहेगा। आप 20 और 22 का जो नंबर है इनमें कॉमन नंबर 2 है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। सवाल आपके सामने है कि यदि a बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 3 यहां पर 2 की पावर 3 यानी 2 का घन है यहां पर, और b में वैल्यू आपको दी गई है 2 गुणित 3 गुणित 5। तो एलसीएम आपको ज्ञात करना है a और b का, इस a का और इस b का आपको एलसीएम ज्ञात करना है, यानी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपको ज्ञात करना है। कैसे हम इसको फाइंड करेंगे? मैंने आपको कहा था कि एलसीएम जो होता है, एलसीएम में हम बड़ी घात लेते हैं, बड़ी घात लेते हैं, क्या लेते हैं? बड़ी घात लेते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं, क्योंकि दो संख्याओं का एलसीएम ज्यादा होता है, दो संख्याओं का एलसीएम ज्यादा होता है उन संख्याओं से, और उन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ कम होता है उन्हीं दो संख्याओं से। तो कहने का मतलब अगर हम यहां पर बड़ी घात ले लें तो बड़ी घात यहां पर 2a और b में 2 में बड़ी घात कौन आ रही है? 2 की घात 3 आ रही है, तो 2 की घात 3 हम ले लेंगे। 3 के केस में यहां पर कौन आ रहा है? तो 3 यहां पर भी 1 बार आ रहा है। अगर हम a की बात करें तो 2 की पावर 3 है और फिर 3 है, और b में अगर हम देखें तो 2 इंटू 3 इंटू 5 है। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है, यहां पर 2 की पावर 1 है, तो बड़ी घात 2 की घात 3 है। 3 के केस में यहां पर भी 1 है, यहां पर भी है तो सही। तो एक बार का आप क्या लिखेंगे? 3 लिख देंगे, एलसीएम के लिए 3 लिखेंगे। अगली बात आप क्या लेंगे कि यहां पर फिर बड़ी घात कौन हो गई? यहां पर तो 5 है ही नहीं, उसकी वैल्यू 0 लेंगे हम। तो यहां पर ए वाले पार्ट में 5 का अभाज्य गुणनखंड है ही नहीं, और बी वाले पार्ट में है 5। 5 कितनी बार है? एक बार है। 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। इससे पिछली कक्षा में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि किसी भी नंबर की पावर जो है उसकी वैल्यू अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, अगर कोई चर राशि है तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो कहने का मतलब यह है कि हमसे पूछा है कि एलसीएम ए और बी का क्या होगा, तो अगला नंबर आपका 5 भी आएगा, अगला नंबर 5 भी आपका आएगा। इसको डिटेल में अगर आप कैलकुलेशन करें, इसको अगर आप कैलकुलेशन करें तो किस टाइप से कैलकुलेशन करेंगे? देखिए 2 की पावर 3 होती है 8, ये घन हो जाएगा, बाकी 3 इंटू में 5। आप एक काम कीजिए, 8 का 5 में पहले कर लीजिए, तो कितना आ गया? 40, इंटू में 3 हो जाएगा, और 4 का 3 में इंटू करके कितना बना दीजिए? 22, और बाकी 0। 120 सवाल का आंसर रहेगा हमारे, 120, 120 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको दो संख्याएं मिल जाएगी और उनके पावर के फॉर्म में अगर नंबर्स आपको मिल जाए तो हम एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं, मैक्सिमम पावर या बड़ी घात हम लेते हैं, और एचसीएफ में हम न्यूनतम घात लेते हैं या छोटी पावर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 9 है हमारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे आईएमपी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं। हर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, ऐसे आपको हर चैप्टर होने के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे ताकि आप लोग अपने स्कूल में इजी वे में अच्छे मार्क्स लेके आ जाएं, अपना जो पेपर है उसमें अच्छे मार्क्स आपको गेन हो पाए। तो यहां है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 180 है और एचसीएफ 6 है तथा पहली संख्या 30 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको दो नंबर दिए गए हैं,
पहला नंबर आपको क्या दे दिया है, पहला फर्स्ट नंबर आपको 30 दिया है और सेकंड नंबर आपसे पूछा गया है, पूछा है तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपसे सेकंड नंबर पूछा है। बट उन दोनों नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ आपको गिवन है, एलसीएम आपको गिवन है और एचसीएफ भी आपको गिवन है। तो फार्मूला वही काम करेगा अभी तक का जो हमने यूज किया था फार्मूला। तो आप यहां लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं के गुणनफल को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या भी आप लिख सकते हैं, बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ऐसा आप लिख सकते हैं। यहां हम अभी तक क्या लिखते थे, हम अभी तक यहां लिखते थे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हम यहां लिखते थे, तो उस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो उसके बाद में हम यहां लिखेंगे सवाल में, तो पहली संख्या हमसे पूछी है दूसरी संख्या क्या होगी। तो भैया पहली संख्या हमारे पास कौन सी है, 30, तो आप 30 लिख दीजिए और दूसरी संख्या को आप ऐसे ही रहने दीजिए, दूसरी संख्या को आप ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक, दूसरी संख्या को हम ऐसा ही रहने देंगे। तो ये हो गई हमारी दूसरी संख्या, ये हो गई हमारी दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम हमको सवाल में दिया है 180, 180 लिख देंगे, इनटू में एचसीएफ हमारे पास 6 है। आगे इस सवाल को सॉल्व करेंगे, सॉल्व ऐसा करेंगे कि अब कंफ्यूजन ये पैदा हो रहा है कि सर 30 कहां जाएगा, क्या 30 माइनस में जाएगा, नहीं, ये जो 30 है ये 180 और 6 के अपॉन में जाएगा। कहां जाएगा, 180 और 6 के अपॉन में जाएगा। तो दूसरी संख्या आप लिखेंगे, दूसरी संख्या या सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 180 इंटू 6 अपॉन में 30। क्यों जाएगा ये नंबर, मैंने आपको कहा था कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के मल्टीप्लीकेशन में, अगर 5 के मल्टीप्लीकेशन में 1 से है तो ये 5 जाएगा 10 के अपॉन में जाएगा, 5 जो है वो 10 के अपॉन में जाएगा। यदि अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि 5 प्लस 1 है और यहां पर 10 है, तो यह 10 से सब्ट्रैक्ट होगा ये वाला नंबर, 10 में से ये वाला नंबर माइनस होगा। तो देखिए अगली स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं। आप डायरेक्टली 6 से इसको 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं। ओके, अगली स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कीजिए। यहां पे हो जाएगा, अगर 3 6 को कैंसिल करें तो 2 टाइम में कैंसिल होगा, अब बचेगा हमारे पास 18 इंटू में 2। फाइनली यहां अगर हम कैलकुलेशन करें तो 36 होने वाला है, 36 होने वाला है। ओके, तो ये हो गई हमारी दूसरी संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई हमारी, दूसरी संख्या हो गई, दूसरी संख्या। तो बच्चों जरा बताइए ये सवाल आपको समझ में आया नहीं आया, इससे संबंधित आपको सवाल एग्जाम में जरूर पूछते हैं, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, सेम ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि दो धनात्मक पूर्णांक, एक तो पहला पूर्णांक आपका p है जिसके अभाज्य गुणनखंड आपको दिए गए हैं प्राइम फैक्टर्स, और अगला है q है उसके भी आपको अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं। तो a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो एचसीएफ आपका क्या होगा, एचसीएफ आपका क्या होगा। अभी अभी मैंने आपको यह कहा था कि एचसीएफ में हम लेंगे कि छोटी घातें लेंगे, एचसीएफ में हम क्या लेंगे, छोटी घातें, और एलसीएम में लेंगे हम बड़ी घातें। तो एचसीएफ में हम क्या लेंगे, एचसीएफ में हम लेंगे छोटी घात, लेंगे छोटी घात या मिनिमम पावर हम लेंगे। तो यहां पर इन दोनों में, अगर इन दोनों में हम देखें, इनको नोट करें आप, तो p बराबर a की पावर 3 b की पावर 2, q इज इक्वल टू a b स्क्वायर। तो यहां पर a की पावर 1 है, जिसकी कोई पावर नहीं उसकी पावर 1, जिसकी कोई पावर नहीं उसकी पावर 1। तो यहां पर a के केस में छोटी वाली वैल्यू हो गई हमारी, छोटी वाली वैल्यू हो गई हमारी a, और b वाले केस में छोटी वाली कौन सी वाली नंबर होगी,
बी वाले में बी स्क्वायर होगी। क्या होगी? दोनों में एक जैसी संख्या हमारी दिख रही है, तो ए बी स्क्वायर सवाल का आंसर रहेगा। जो हमारा ऑप्शन आ रहा है ए बी स्क्वायर जो है वो सवाल का आंसर रहेगा ए बी स्क्वायर, यानी सेकेंड नंबर, ये वाले हमारे सवाल का आंसर रहेगा। तो आप बताइए, ये जो क्वेश्चन है इनको आप जरूर नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे। ऐसे 10 वस्तुनिष्ठ हमने प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। हर चैप्टर में से आपको लास्ट में आपको ऐसे इस टाइप के 10-10 सवाल आपको मिलते जाएंगे, क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। तो आज से हमारा जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है वास्तविक संख्या है ना, रियल नंबर, वो खत्म हुआ है। इससे संबंधित भी हम बीच बीच में आपके लिए नए नए क्वेश्चंस और जो भी आपको डाउट लगेगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे संबंधित आपको क्वेश्चंस और आगे मिलते भी रहेंगे, रिवीजन भी होता रहेगा। ओके, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। उसके बाद में आगे थोड़ा देखें तो यहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल है, इससे आप ज्वाइन हुए। यहाँ पर अगला जो है मैंने जो आपको पढ़ाया है वहाँ की PDF आपको फाइल यहाँ पर मिल जाएगी। प्रैक्टिस जोन यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा ऑनलाइन स्कूल का चैनल। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर करें और गणित क्लास 10th में अच्छे मार्क्स बनाएं। इस चैनल पर आपको संपूर्ण पढ़ाई करवाई जाएगी क्लास 10th की, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर कुछ हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, इन्हें से आप जुड़िए। और बाकी कुछ चैनल्स यहाँ पर भी हैं। और मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।